हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हमारे टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और बहुत इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं सिलोगिज्म, जिसे हम जो है कथन निष्कर्ष के नाम से भी कभी कभी जो है बोलते हैं कि भाई कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष उस टॉपिक में और स्टेटमेंट कंक्लूजन इस टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको जो है एक कंक्लूजन निकालना है। अब देखिए, इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। अब एजम्पशंस और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है? तो जो चीज अभी आपके सामने ऐसा हो सकता है, जैसे होता ना कि हाँ भाई कोई काम मैं कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और जब आपने लास्ट में देखा कि हाँ यार इसका तो रिजल्ट अच्छा हो गया, मतलब आपके सामने रिजल्ट आ गया, तो जो रिजल्ट आ गया वही कंक्लूजन है। जो कोई काम आप कुछ कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आपके सामने है वही उसका कंक्लूजन है। तो जो चीज 100% आपके सामने आ जाए कि हाँ भाई ये इसका जो है, तो कोई जैसे कोई बात आपसे कही जाए तो उसमें जो 100% है कि हाँ ये चीज इसमें है, वही आपका कंक्लूजन है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, कथन है आपका जो है कि सील्ड टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम competent contractors experienced in executing construction jobs। निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अब आपका जो है यहाँ पे कंक्लूजन है पहला कि टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, अनुभवी ठेकेदारों से ही निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दूसरा कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कंपेटेंट टेंडर्स इन कंस्ट्रक्शन जॉब्स, निर्माण कार्यों में सक्षम निविदाकर्ता मिलना मुश्किल है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में, ठीक है ना। ए कब देना है? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। बी देना है कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। सी देना है आपको कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। डी देना है आपको कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है। और ई देना है आपको कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब आपको जो है यहां पर ये बताना है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो 100% एकदम निकल के आए कि हाँ ये चीज इसमें है, वही उसका कंक्लूजन है। जैसे उसने कहा कि सील्ड टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। यहां पे देखो बात एक्सपीरियंस की हो रही है, एक्सपीरियंस्ड इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब। तो अब यहां पर जो पहला कहा जा रहा है कि टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है कि निविदाएं जो है अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि वहां पर उसको कैसा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए? जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनके पास कुछ अनुभव हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर उनको चाहिए। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है कि टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, अनुभवी ठेकेदारों से ही निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। क्योंकि स्टेटमेंट भी यही कर रहा है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उससे जो है निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी। केवल जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं को बोला जाएगा भाई आप ही अपनी तरफ से जो है निविदाएं भेजो, ठीक है।
तो पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट टेंडर्स इन कंस्ट्रक्शन जॉब्स। ऐसा नहीं, क्योंकि इस बारे में कि मिलना मुश्किल है कि नहीं है, इस बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया। तो दूसरा आपका कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। आपसे स्टेटमेंट कह रहा है कि बी फॉलो सम ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस used by leading institutes all over the world. A statement of a professor of MN Institute. हम दुनिया भर के अग्रणी संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सर्वोत्तम और प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रथाओं का पालन करते हैं। MN संस्थान के एक प्रोफेसर का बयान, ठीक है ना, एक प्रोफेसर ने बयान दिया MN इंस्टीट्यूट के। तो पहला आपका कंक्लूजन है कि द MN इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। MN संस्थान दुनिया के अग्रणी संस्थानों में से एक है। दूसरा कह रहा है कि वॉट एवर इज बीइंग फॉलोड बाय वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूट्स विल डेफिनेटली बी गुड एंड यूजफुल। दुनिया के अग्रणी संस्थानों द्वारा जो कुछ भी अनुसरण किया जा रहा है वह निश्चित रूप से अच्छा और उपयोगी होगा। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कि इफ आइदर फर्स्ट आर सेकंड फॉलोज, कि आपका डी सही होगा कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, कि ई सही होगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन में ध्यान दें, जो स्टेटमेंट आपसे कह रहा है उसमें यह कहा गया कि बी फॉलो सम ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, ठीक है ना, मतलब हम दुनिया भर के अग्रणी संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सर्वोत्तम और प्रभावी शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं। मतलब उनके यहाँ जो कुछ अच्छा है उस चीज को हम लेते हैं। जैसे एक बात कही जाती है ना कि भाई अच्छाइयां बुराइयां तो सबके अंदर हैं, लेकिन जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको आप ले लीजिए। वही चीज यहां पर भी है कि उसने ये कहा कि जो है टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसने बोला है कि जो अग्रणी संस्थान है वहां की जो अच्छी पद्धति है, जो वहां की विशेषताएं हैं, उनको हम अपने यहां शामिल कर रहे हैं, हम उनको वहां से ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे भाई कहीं पर आपने देखा कि हाँ यहाँ पर आपने भी एक इंस्टीट्यूट खोला, अब आपको पता है कि कैसे हमें पढ़ाई करवाना है, तो आप फिर यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ भाई उस इंस्टीट्यूट में इस प्रकार से पढ़ाई होती है, तो वहां से आपने इस चीज को ले लिया। तो आप इसमें पहला जो कहा जा रहा है कि द MN इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो है आपके स्टेटमेंट में। उसमें केवल ये बताया गया कि MN इंस्टीट्यूट जो है जो है देश के बहुत अग्रणी संस्थान है, दुनिया भर के जो अग्रणी संस्थान है वहां से अच्छी एजुकेशन की जो पद्धति है उसको वहां से लिया जा रहा है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही नहीं। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज बीइंग फॉलोड बाय वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूट्स विल डेफिनेटली बी गुड एंड यूजफुल। दुनिया के अग्रणी संस्थानों द्वारा जो कुछ भी अनुसरण किया जा रहा है वह निश्चित रूप से अच्छा और उपयोगी होगा, तभी तो हम ले रहे हैं भाई हमको वहां से वही चीज लेनी जो हमारे लिए अच्छी हो। हमको लग रहा है कि हाँ भाई इसने इस चीज पे काम किया है, इस चीज को फॉलो करके ये आगे बढ़ रहा है, तो हम भी इस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने वहां से उनकी उन चीजों को जो है ले लिया कि भाई इनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये जो है इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि हमने भाई उनकी चीजों को क्यों लिया, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई इन्होंने जो चीज लागू की है वो बहुत ही अच्छी और उपयोगी होंगी, तभी तो ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि मिस्टर एक्स इज वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ
KLM इंस्टीट्यूट। मिस्टर एक्स KLM संस्थान के निदेशक पद के लिए चुने गए संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं। ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष है आपका, कंक्लूजन है पहला कि मिस्टर एक्स विल बी सिलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ KLM इंस्टीट्यूट। मिस्टर एक्स को KLM संस्थान के निदेशक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स विल नॉट बी सिलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ KLM इंस्टीट्यूट। मिस्टर एक्स को KLM संस्थान के निदेशक के रूप में नहीं चुना जाएगा। अब आपको बताना है कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा कि आपका D की E, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि मिस्टर एक्स KLM संस्थान के निदेशक के पद के लिए चुने गए संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं। उनका अभी जो सिलेक्शन हुआ है वो कंफर्म नहीं है, वो अभी संभावित हैं। उनके साथ में और भी लोग हैं जिनको चुना गया कि भाई हाँ मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई भी हैं, एम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, जिनको उस पद के लिए चुना गया है संभावित लिस्ट में। लेकिन जो संभावित लिस्ट आई है उसमें उनका भी नाम शामिल है। तो यहां पर देखो कि पहला क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स को KLM संस्थान के निदेशक के रूप में चुना जाएगा। बिल्कुल हो सकता है भाई उन्हीं का नाम आ जाए, बिल्कुल हो सकता है कि उनका नाम आ जाए। दूसरा कह रहा है कि नहीं चुना जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई नहीं, उनका अभी तो वो केवल संभावित लिस्ट में है ना, अभी तो वो संभावित लिस्ट में है। अब संभावित लिस्ट में जब उनका नाम आ गया तो अभी ये हो जाएगा या तो फिर वो नहीं चुने जाएंगे या तो चुने जाएंगे। एक कंडीशन जरूर होगी, एक यहां पर कंडीशन जरूर होगी, दोनों तो नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, एक होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला या दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, या तो वो फेल होगा या तो वो पास होगा, एक ही चीज उसमें हो सकती है। ठीक है, तो या तो वो सिलेक्ट होंगे या तो फिर उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा जो है आगे निर्देशक के रूप में। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, मॉर्निंग में उठिए, आराम से घूमिए, आपकी सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, कोई भी आपको बीमारी नहीं होती। तो आपसे कहा जाता है कि भाई सुबह सुबह उठिए, लेकिन सुबह उठना भी जो है, जब सुबह उठते हैं तो मन नहीं करता उठने का, लगता है यार एक बार और सो लिया जाए। वही चीज़ जैसे पढ़ाई में होता है, पढ़ाई के लिए होता है कि हाँ भाई सर ने कहा है हम आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, आज से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और इस चीज़ का हम वादा करते हैं। अब आज आया, आज ये हुआ कि यार आज नहीं, आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल से करेंगे, आज थोड़ा सा काम है, अब कल से एकदम जो है फ्री होकर के सारा काम आज खत्म कर लेते हैं, कल से एकदम ये 100% क्लियर है कि कल से हम अपनी पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर देंगे। कल जब फिर से आया तो फिर ये हुआ कि यार आज आराम कर लेते हैं, आज सैटरडे, आज लास्ट सैटरडे संडे 2 दिन और आराम कर लेते हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे। चूंकि 2 दिनों में हफ्ते के लास्ट डेज हैं और जो है इन 2 दिनों में और आराम करके फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे। फिर मंडे आ गया और ऐसे करते करते चीज़ें बीत गई। ना कभी वो दिन आया जिस दिन आपने पढ़ाई स्टार्ट की और ना आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। ये हर जो है एक स्टूडेंट की कहानी है। उसके साथ यही होता है, जब वो सोचता है कि यार मैं आज पढ़ूंगा, तो क्या होता है, नहीं आज नहीं यार कल पढ़ेंगे। तो अब उन चीज़ों को हटा करके, नहीं यार मुझे आज से पढ़ना है, आप अपने मन से मत बताइए कि मुझे क्या करना है, आप जो करना आप कर दीजिए कि नहीं। लेकिन अगर मन से बोल देंगे कि मुझे आज पढ़ना है, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो मन कहेगा यार आज छोड़ो यार, आज रहने दो, आज जो है चलो घूमने चलते हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूम के आते हैं, कल पढ़ लेंगे, पढ़ाई के लिए तो बहुत समय है, अभी कितना समय, अभी तो बहुत समय बाकी है, धीरे धीरे आराम से पढ़ लिया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी पेपर की डेट भी नहीं आई है, जब डेट आएगी तब हम आराम से तैयारी कर लेंगे। फिर बाद में क्या हुआ, डेट भी आ गई, हमारी तैयारी भी नहीं थी, अब हम परेशान होने लगे कि अब क्या करें।
केवल 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, और इस 10-15 दिनों में कैसे हम तैयारी करेंगे। और आपका दोस्त जो कि लगातार पढ़ रहा था वो रिलैक्स है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने आप से जीत चुका था, उसने अपने मन की बात नहीं सुनी, उसको जो करना था उसने स्टार्ट कर दिया। तो आप भी अपने मन को जो है ना बीच में बोलो, उससे बोलो कि हाँ ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने बैठ जाओ। उसका अरे यार तो ये तो बड़ा यार जो है ग्रेट बंदा है, बहुत ज़्यादा चालू बंदा है, ये तो मुझे भी हरा के आगे बढ़ गया। और बिल्कुल तब आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तब आप उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें जानना है, पहचानना है, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए कहना प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। भाई कोई भी सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर हम 4 दिन उसकी प्रैक्टिस ना करें तो जब 5वें दिन हम उसको पढ़ते हैं तो बोलते ये तो यार ये तो नया है एकदम, क्योंकि जबकि उसके पहले हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो लगता है ये तो यार नया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है यार, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा मुझे। तो इसलिए प्रैक्टिस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप जो है हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, और उस टाइम पे चलिए, उस रेगुलर टाइम पे उसको पढ़िए, जितना भी पढ़ सकते हैं वही चीज़ कंपटीशन, ताकि इससे आपको आगे भी बहुत आसानी मिलेगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट पहले से आप सीखे हैं कि नहीं यार इतने टाइम में हमको इतना करना ही करना है, ठीक है ना, ताकि आप हर सब्जेक्ट क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो है हम रीजनिंग करते रह गए या हम मैथ करते रह गए, जब बाद में देखा रीजनिंग बहुत सरल थी, जो अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश था वो बहुत ही सरल आया था, लेकिन उसको मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है आपके एग्जाम के टाइम पर, ताकि आप हर सब्जेक्ट को वहाँ पे टच कर पाएँ और हर सब्जेक्ट का आंसर आप वहाँ पे दे पाएँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो कंक्लूजन है पहला कि ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं। दूसरा है कि इवनिंग वॉक्स फॉर आर हार्मफुल, शाम की सैर हानिकारक होती है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज की ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज की जो है आइदर फर्स्ट आर सेकंड की नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड की बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सा ए बी सी डी ई में सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो क्या कह रहा है, आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ, सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। तो क्या ये बताया गया, कहीं भी ये कहा गया कि शाम की सैर कैसी होती है, बुरी होती है, अच्छी होती है? शाम की सैर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया इस स्टेटमेंट में। तो दूसरा तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा, दूसरा तो रिलेट ही नहीं करा कि इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल, क्योंकि इवनिंग के बारे में कोई बात ही नहीं हुई आपके इस स्टेटमेंट में। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। पहले की अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो देखो उसमें ऑल कहीं भी नहीं है। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना भाई, जिसकी मर्जी है वो जाओ, जिसकी नहीं मर्जी वो नहीं जाओ। तो इस स्टेटमेंट में नहीं कहा सभी, तो सभी यहां पर लग गए, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह की सैर पर नहीं जाते फिर भी स्वस्थ हैं, इसलिए जो है पहला भी आपका गलत है, दोनों के दोनों आपके गलत हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्मोकिंग इज वन ऑफ द दोज ह्यूमन वीकनेस विच टेंड टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर्स टू द एज। धूम्रपान उन मानवीय कमजोरियों में से एक है जो धूम्रपान करने वाले की इच्छा शक्ति को किनारे तक परखने की प्रवृत्ति रखते हैं। किनारे मतलब अंतिम, जब तक वो जीवित है तब तक, ठीक है ना, किनारे तक परखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो पहला कि इट इज वेरी, पहला कंक्लूजन है आपका कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर्स टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू डू सो। धूम्रपान करने वालों के लिए चाह कर भी धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेस एज वेल, मनुष्य की अन्य कमजोरियां भी होती हैं। तो अब बताओ ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा।
तो अब अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो स्टेटमेंट में देखो कह रहा है कि धूम्रपान उन मानवीय कमजोरियों में से एक है जो धूम्रपान करने वाले की शक्ति को किनारे तक परखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब स्टेटमेंट में रखा अंतिम तक, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक उसको जो है परखने की प्रवृत्ति है उसमें। तो कहीं ना कहीं जो पहला आपका कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है कि वह चाह कर भी धूम्रपान छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है अंतिम तक। तो अंतिम तक मतलब जब तक वो जीवित है, जब मर जाएगा तो वैसे भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो जब तक वो जीवित है तब तक ये प्रवृत्ति है उसके अंदर। तो सही बात है भाई, उसके लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो चाह कर भी धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल होता है धूम्रपान करने वालों के लिए। तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर बात करें तो उसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स हैव अदर वीकनेस एज वेल, मनुष्य की अन्य कमजोरियां भी होती हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में कह रहा है कि धूम्रपान उन मानवीय कमजोरियों में से एक, तो इसका मतलब है कि और भी कमजोरियां होंगी उसकी। भाई एक उसकी उसने उन मानवीय कमजोरियों में से एक की बात की और वो धूम्रपान की बात यहां पे कर रहा है। इसका अर्थ यही तो हुआ कि उसकी अन्य कमजोरियां भी होंगी, उसकी अन्य कमजोरियां भी होंगी। तो दूसरा भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है कि मनुष्य की अन्य कमजोरियां भी होती हैं। क्योंकि देखो स्टेटमेंट कर रहा है कि धूम्रपान उन मानवीय कमजोरियों में से एक, मतलब उसकी दूसरी भी और भी कमजोरियां रही होंगी। तो दूसरा भी आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाई रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाई सी। दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। बंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के रास्ते 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे ईंधन पर सालाना 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो बचत किसके उसमें होगी, ईंधन के, ईंधन की बचत पर यहां पर जोर दिया गया है, ठीक है ना भाई। जो दूरी कम हो गई, जो दूरी कम हो गई उससे किसकी बचत हो जाएगी, ईंधन की बचत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन पहला क्या दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। सड़क की मार्ग की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। दूसरा कह रहा है कि फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ईंधन को अधिक से अधिक बचाना चाहिए। तो अब आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि आपका ई सही होगा, कौन सा सही होगा। तो यहां पर देखिए जो स्टेटमेंट है उसने ये बात आपसे कही कि बंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के रास्ते 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे ईंधन पर सालाना 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। मतलब इससे ईंधन कम लगेगा, लेकिन वह सस्ता है। जो समुद्र रास्ता है वो सस्ता है कि महंगा है, इस बारे में कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। स्टेटमेंट में केवल ये बताया गया कि भाई इससे ईंधन की बचत हो जाएगी। अगर ऐसा आप करोगे तो 280 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और ईंधन में जो है इतने करोड़ रुपए का ईंधन आपका बच जाएगा। तो दूसरे पहला जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं भी जो है पूरे स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया कि ये जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सी के द्वारा वो सस्ता होगा कि वह महंगा होगा। तो पहला तो गलत है। दूसरा क्या है कि फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ईंधन को अधिक से अधिक बचाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी बात पर तो जोर दिया जा रहा है कि भाई अगर दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रोड से जाएंगे तो 900 किलोमीटर दूरी पड़ेगी, अगर आप समुद्र से होकर जाएंगे तो आपको 280 किलोमीटर कब चलना पड़ेगा, जिससे कि आपका फ्यूल कम लगेगा, आपका उससे फ्यूल की बचत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि ईंधन को अधिक से अधिक बचाना चाहिए। तो दूसरा आपका सही, पहला गलत। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी।
आंसर हो जाएगा बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक नैसर्गिक उपहार है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बेहतर करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तो पहला है कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड न्यूट्रिंग एंड केयर, प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इवन थो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो आप अभ्यास करते रह सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी की ई, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहा गया कि अच्छी आवाज एक नैसर्गिक उपहार है, गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक नैसर्गिक उपहार है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बेहतर करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट के आधार पे हमारा जो पहला बिल्कुल सही होगा कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड न्यूट्रिंग एंड केयर, प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। भाई आपकी अच्छी आवाज एक प्रकृति का उपहार है आपके लिए, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करें। तो कहीं ना कहीं जो हमको वो नेचुरल गिफ्ट मिला है उसकी देखभाल करना, उसको पोषण देना हमारा काम है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो पहला बिल्कुल सही है कि देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी आवाज अच्छी नहीं रहेगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इवन थो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। दूसरा वाला बिल्कुल भी आपका सही नहीं, क्योंकि ये जो है आपके स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है ना। तो भाई उत्पादन कम हो गया स्वदेशी कच्चे तेल का, लेकिन मांग उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब यहां पर कंक्लूजन है आपका पहला कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। दूसरा है कि डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी की ई, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। जितना आपका उत्पादन है उससे मांग उससे कहीं ज्यादा है। तो पहला कहा गया कि घरेलू मांग को कम, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। दूसरा कहा घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। तो अब इसमें से एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, या तो भाई आप जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कीजिए, क्रूड कच्चे तेल का आप आयात कीजिए, और या तो फिर जो आपकी घरेलू मांग है उसको रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। इन दोनों में से एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। या तो आप कच्चे तेल का आयात कीजिए, या तो आप जो है यहाँ पर घरेलू जो मांग है उसको कम कीजिए। ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगर भाई कच्चे तेल का आयात कर लेंगे तो भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और या तो फिर अगर आप घरेलू मांग को कम कर देंगे तो भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों में से एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा आपका अनुसरण करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा।
ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। व्यस्त कार्यक्रम के, ठीक है ना, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। तो पहला कहा जा रहा है, कंक्लूजन है पहला कि सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। दूसरा है आपका कि सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। अब बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? कौन सा आपका आंसर सही होगा इन पांचों में? जल्दी से मुझे बताइए भाई। तो देखिए क्या कहा जा रहा है उसमें स्टेटमेंट में आपके कि सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। अब सुनीता जब आराम करती है, कहना कि वो संगठित व्यक्ति तो है ही है भाई, क्योंकि स्टेटमेंट साफ कर सभी संगठित व्यक्तियों को, ठीक है ना, आराम के लिए समय मिल जाता है। दूसरा क्या है कि सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। तो इसका मतलब पहला तो ये हो गया, पहला तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सुनीता एक जो है संगठित व्यक्ति है। सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। तो देखो सुनीता एक जो है सुनीता का शेड्यूल कैसा है? बिजी शेड्यूल है। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल, ठीक है ना, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, तो भाई जब इतनी व्यस्त तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग तो होगी ना भाई। जब इतनी बिजी है और उसके बावजूद वो आराम का समय निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है कि सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर भाई मेहनती ना होती तो शेड्यूल इतना बिजी ना होता, और जब शेड्यूल बिजी है तो इसका मतलब है कि वो जो है मेहनती है। तो दोनों के दोनों आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। दिस बुक जेड इज द ओनली बुक विच फोकसेस इट्स अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1980। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। देयर वाज नो क्वेश्चन, अब कंक्लूजन है पहला आपका कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। दूसरा कह रहा है कि नो अदर बुक डील्स विथ पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक है। दिस पुस्तक जेड इज द ओनली बुक, ठीक है, विच फोकसेस इट अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1980। तो आप मुझे बताओ कि उसमें केवल पुस्तक के बारे में जिक्र किया गया, उसमें ये नहीं बताया कि 1950 के पहले गरीबी थी कि नहीं थी, उसके बाद से आई, ऐसी कोई बात का डिस्कशन आपके स्टेटमेंट में नहीं है। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है कि भाई जो है देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया कि नहीं भाई 1950 के पहले गरीबी नहीं थी, गरीबी सारी जो 1950 के बाद ही आई, जो 1950 से 1980 के बीच में रही, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल पुस्तक के बारे में बताया गया कि जेड जो है एक ऐसी मात्र पुस्तक थी जिसने 1950 से 1980 के बीच गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो इसका मतलब यही हो कि दूसरी बुक और कोई नहीं थी, दूसरी कोई और बुक नहीं थी जिसने इस पर ध्यान केंद्रित किया हो। तो दूसरा कह रहा है कि नो अदर बुक डील्स विथ पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। तो ये बिल्कुल सही है कि 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा।
तो यहां पे पहला गलत, दूसरा सही, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी। यहां पे आंसर हो जाएगा बी। इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्सिस्टेंसी ऑफ पर्पस, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो कंक्लूजन है पहला कि कांस्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन, लगातार टपकने से पत्थर घिस जाता है। दूसरा है कि सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए चित्त भक्ति आवश्यक है। ठीक है ना। तो बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। कौन सा आंसर आपका सही होगा भाई पांचों में। तो देखिए स्टेटमेंट का सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पज, तो ये तो वही बात हो गई कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आपको अभ्यास जो है सफलता चाहिए तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो इसमें कहा गया कि जो है सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो कांस्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन, लगातार टपकने से पत्थर घिस जाता है। सही बात है। अगर भाई पत्थर में जो है लगातार बूंद जो है टपकती रहेगी तो पत्थर क्या होता रहेगा, घिसता रहेगा। तो अगर आपको उद्देश्य की प्राप्ति, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसके लिए आपको अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखना पड़ेगा, लगातार जारी रखना पड़ेगा। तो आपका जो पहला है वो बिल्कुल सही है, जो पहला है वो बिल्कुल सही है। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए एक चित्त भक्ति आवश्यक है। ठीक है ना। मतलब एक चित्त होकर के आपको पूरा समर्पण वहां पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है भाई पढ़ रहे हो, कॉपी खुली है, किताब खुली है आपके सामने, मन कहीं और भटक रहा है, मन तो यहाँ पे बगल वाला क्या कर रहा है, ठीक है ना, वहां क्या हो रहा है। तो ऐसी पढ़ाई से भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसी चीजों से भी कुछ नहीं होने वाला कि मन कहीं और जा रहा है और आप अपने आप को देख रहे हो कि यार मैं तो पढ़ रहा हूं, मेरे सामने कॉपी तो खुली है, मैं किताब से पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, मन कहीं और है। तो आपको अगर अपने उद्देश्य को पाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक चित्त हो करके, ठीक है ना, एक चित्त हो करके भक्ति करनी पड़ेगी, अपने समर्पण को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पे दूसरा भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है, दोनों के दोनों सही हैं। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। भाई बात वही है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप पढ़ रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्लास चल रही है, लेकिन मन कहीं और जा रहा है आपका, क्या चलो एक बार शॉर्ट वीडियो देख लें, चलो एक बार जो है कुछ और कर लें। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे क्लियर होगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा इसको पढ़ें, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन करें, सारी क्लास को इसके पढ़ लें, तो अपने आप ये टॉपिक क्लियर होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ गया यार ये तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे क्लियर नहीं कैसे होगा, तो फिर आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। भाई 35% जो है, जो राष्ट्रीय आय है वो शीर्ष 10 परिवारों के पास है। तो पहला क्या है आपका कंक्लूजन कि व्हेन एन इकोनॉमिक ग्रोज फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो जनसंख्या के कुछ हिस्सों में धन का संकेंद्रण होता है। दूसरा कह रहा कि द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा।
तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा भाई? ए सही होगा कि बी सही होगा कि आपका सी सही होगा कि आपका डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? तो देखिए अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि व्हेन एन इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। अब आप बताइए कि क्या स्टेटमेंट में कहीं भी अर्थव्यवस्था के बढ़ने या ना बढ़ने की बात की गई है? कहीं भी जो है स्टेटमेंट में जो है इकोनॉमी के ग्रोथ की कोई बात नहीं हुई है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए पहला जो आपका है वो बिल्कुल आपका रिलेट नहीं कर रहा आपके स्टेटमेंट से कि वेल्थ इज सर्टेन पॉकेट्स फॉर ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस, क्योंकि जो है स्टेटमेंट में कहीं भी जो है इकोनॉमी के बढ़ने या घटने की बात नहीं हुई है। दूसरा क्या है कि जो है द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। ये बात सही है, क्योंकि वहां पर देखो कहा गया कि जो द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35। मतलब कि 10% परिवारों के पास जो है भारत की राष्ट्रीय इनकम का 35% है। तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो वितरण है वो कहीं ना कहीं कैसा असमान है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, किसके पास बहुत बिल्कुल भी पैसा नहीं है, किसी के इतना भी पैसा नहीं कि वो एक वक्त की रोटी खा सके। तो कहीं ना कहीं जो आपका नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल असमान है। तो जो है भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा बी आपका है बिल्कुल सही आंसर होगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। The Prime Minister emphatically stated that his government will make every possible effort for the upliftment of farm hands। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पहला कंक्लूजन है आपका कि एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स ऑल अदर हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। गरीब किसानों और खेतीहरों को छोड़कर बाकी सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। दूसरा कह रहा है कि नो सीरियस एफर्ट्स हैव बी मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए पूर्व में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये बताइए कि ना तो यहाँ पर पहला जो है स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहा ना दूसरा, क्योंकि पहले में कह रहा है कि गरीब किसानों और खेतीहरों को छोड़कर बाकी सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। ऐसा बिल्कुल भी स्टेटमेंट में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो केवल इतनी सी बात कही कि हम भाई उनके उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना, हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं किया गया कि उनके अलावा बाकी जो है वर्ग को या बाकी लोगों को जो है विकास का फल मिला है, विकास का लाभ मिला है। तो पहला आपका बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा कि ऐसा पूर्व में हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। तो दूसरा भी आपका जो कंक्लूजन है वो आपका स्टेटमेंट से रिलेट नहीं हो पा रहा। तो दोनों के दोनों गलत हैं। तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि द मैनेजर ह्यूमिलिटेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉलेजेस। मैनेजर ने साथियों के सामने सचिन को अपमानित किया। तो पहला कंक्लूजन है आपका कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, मैनेजर को सचिन पसंद नहीं थे। दूसरा है कि सचिन वाज नॉट पॉपुलर विथ हिज
कॉलीग्स, सचिन अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं थे। अब आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कि चौथा, कि पांचवा, कौन सा सही आंसर होगा। तो स्टेटमेंट में कल बताया गया कि द मैनेजर ह्यूमिलिटेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉलीग्स, मतलब मैनेजर ने साथियों के सामने सचिन को अपमानित किया। तो भाई सचिन को उनके सामने अपमानित किया, तो जो दूसरा कह रहा है कि सचिन अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। अगर भाई लोकप्रिय नहीं होते तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लोकप्रिय थे, उनके सामने अपमानित कर दिया, ठीक है। और दूसरा, पहला क्या कह रहा है कि मैनेजर को सचिन पसंद नहीं थे, ऐसी बात भी स्टेटमेंट में नहीं बताई कि पसंद ना होने के कारण उनको अपमानित किया, पसंद ना होने के कारण उनको अपमानित किया, ऐसा भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। कि स्टेटमेंट के लिए कि अपमानित कर दिया, हो सकता है उन्होंने कोई गलती कर दी हो, उस गलती का उसने डांट लगा दी हो उनको। तो पहला भी आपका सही नहीं, दूसरा भी आपका सही नहीं, दोनों के दोनों आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा, क्योंकि दोनों भी आपके स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से जो है आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।